चलिए देखिए, कल हम लोग जो है वो जजों की नियुक्ति को लेकर बात कर रहे थे, ठीक है। उससे पहले थोड़ी सी बातचीत और किए थे। उसमें पहली बात क्या किए थे कि भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका का कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें सर्वोच्च शक्ति के रूप में कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। और इसी सुप्रीम कोर्ट के संबंध में हम लोग सारे प्रावधान को देख रहे थे। पहला हम लोग देखे थे आर्टिकल 124 क्लॉज 1, ठीक है। आइए क्विक रिवीजन इस पे देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 क्या था, ये संरचना व गठन से संबंधित प्रावधान था। पहले गठन हो जाएगा, देखिए, जिसमें बताया गया कि भारत में क्या होगा, एक संघीय न्यायालय होगा जिसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के रूप में जाना जाएगा। और जहां तक इसकी संरचना की बात है तो इसमें क्या होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, वह 7 से अनधिक, अनधिक मतलब 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं होंगे जब तक संसद विधि द्वारा इनके सदस्यों को और अधिक बढ़ाने का प्रावधान न करे। और फिर आपने देखा किस तरह से जो मूल संविधान में 1+7 टोटल 8 जो जजों की संरचना थी वो 2019 तक आते आते कितनी हो गई, 34 हो गई, ठीक है। उसके बाद सारी प्रक्रिया जो हम लोग देख रहे थे वो देख रहे थे आर्टिकल 124 क्लॉज 2 से रिलेटेड। और इसमें हम लोग देख रहे थे कि जो जज हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान है। तो मूल संविधान में क्या था, मूल संविधान में था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात आएगी तो उसमें राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जिन न्यायाधीशों से उचित समझे परामर्श के पश्चात मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। जबकि अन्य न्यायाधीशों के लिए क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जिन न्यायाधीशों से उचित समझेंगे उनसे तो परामर्श करेंगे ही, लेकिन मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करना अनिवार्य है, या वहां पर कहा गया मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मूल संविधान ने तो ये कहा कि राष्ट्रपति परामर्श के पश्चात मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करें। अब यहाँ पर क्या परंपरा विकसित की गई, परंपरा विकसित की गई कि जो मुख्य न्यायाधीश थे उनकी नियुक्ति का प्रावधान कैसे होगा, वरिष्ठता के आधार पर होगा, ठीक है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान को जब वरिष्ठता के आधार पर भारत में परंपरागत रूप से स्थापित किया गया तो उसमें कुछ जगहों पर हम लोग को क्या देखने को मिला, कुछ जगहों पर हमको उसका एक तरह से कुछ उल्लंघन देखने को मिला। जहां पहले में जवाहरलाल नेहरू जी के समय में थे कौन से जज से, जिनको वरिष्ठता के क्रम में मुख्य न्यायाधीश बनना तो था लेकिन अपनी असमर्थता के कारण उन्होंने उस पद को स्वीकारा नहीं था। कौन थे, नेहरू जी के समय की बात अभी हो रही है, जफर इमाम, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखा था कि इंदिरा गांधी जी के समय में 2 बार इसका उल्लंघन हुआ था। और उसमें पहला जो आपने देखा वो जो केशवानंद भारती केस था, उस केशवानंद भारती केस में जिन लोगों ने सरकार के विपरीत अपना निर्णय दिया और इस मत को वहां पर निर्णायक भूमिका में लाकर रखा कि यदि संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन सरकार चाहे तो नहीं कर सकती है। तो कौन से संविधान को संशोधन नहीं कर सकती, जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता हो, ठीक है। और उसी के बाद आपने देखा कि जब हम लोग जस्टिस सेलत की बात करते हैं, जस्टिस ग्रोवर की बात करते हैं और जस्टिस हेगड़े की बात करते हैं, 3 जज ऐसे थे जो क्रम से वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश चुने जाने थे। लेकिन इन तीनों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए किसको बना दिया गया, A.N. रे को बना दिया गया, ठीक है। तीनों जजों ने क्या किया, इस परंपरा का सम्मान रखते हुए और मुख्य न्यायाधीश का जो पद है उसके गरिमा को बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया था, अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। तो एक नियम के अनुसार देखें तो तीनों ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। और जब त्यागपत्र दे दिया तो फिर चौथे स्तर पर जो आ रहे हैं वो अपने आप वरिष्ठता के क्रम में आ गए, तो उनकी महानता थी, ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पहला केस हुआ था। दूसरा हम लोगों ने देखा था शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर, जहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला था। और वहां पर HR खन्ना ने निर्णय में क्या बताया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आपातकाल के समय भी नागरिकों का मौलिक अधिकार होगा। और पुनः फिर जब आगे की प्रक्रिया बढ़ी तो मुख्य न्यायाधीश के क्रम में HR खन्ना को न नियुक्त करते हुए किसे कर दिया गया था, MU बेग को। अब यहाँ पर जब
दोनों जो लास्ट के आप केसेस देख रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, ये इंदिरा गांधी जी के समय का था। तो उन्होंने अपने तर्क में बताया कि चूंकि संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श करना है, लेकिन यहाँ परामर्श का अर्थ बाध्यता नहीं है, सहमति नहीं है। और इस आधार पर उन्होंने क्या किया, इस आधार पर अपने निर्णय को पुनः एक बार सही ठहराने का प्रयास किया। निष्कर्ष के रूप में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या प्रक्रिया आई, निष्कर्ष के रूप में प्रक्रिया आई कि अगर राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं इनके द्वारा दिए गए परामर्श को नहीं स्वीकारता है, तो इसका मतलब राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति अपने मन से तो क्या करेंगे, यहाँ पर जजों की नियुक्ति करेंगे। और आप जानते हैं राष्ट्रपति कोई भी काम अपने मन से तो करते नहीं है, किसकी सलाह पर करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर। और मंत्री परिषद में सारी शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से किसके पास होती है, वो प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति में अब क्या है, राष्ट्रपति में संपूर्ण जो कार्यपालिका की शक्ति है उसका उपयोग किया जा रहा है। और इस तरह से न्यायपालिका की नियुक्ति के प्रावधान में कार्यपालिका का हस्तक्षेप किया जा रहा है, जबकि स्पष्ट रूप से आर्टिकल 50 क्या कहता है, अनुच्छेद 50 ने सुस्पष्ट कर दिया है कि भारत के संवैधानिक प्रावधान में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। मतलब दोनों ही एक दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। न्यायपालिका तो फिर भी कर सकता है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्य ही है चीजों को न्याय संगत करना। तो अगर सरकार या कार्यपालिका किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कार्य को करता है तो न्यायपालिका जरूर हस्तक्षेप करेगा। लेकिन न्यायपालिका कभी भी अपने आप, बहुत कम ऐसा होता है जहां स्वतः संज्ञान लेता है। नहीं, जनरली देखते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का विधि बनता है या कोई संसदीय प्रक्रियाएं होती हैं तो उस पर कोई याचिका दायर होती है, यानी उसके लिए न्याय की मांग की जाती है, तब वो अपने आप फिर उस बात पे निष्कर्ष पहुंचते हैं। एक प्रक्रिया है कि वो स्वतः संज्ञान ले सकता है, लेकिन सामान्यतः स्वतः संज्ञान लेता नहीं है, कुछ विशेष मुद्दों पर ही लेता है। ठीक है, आइए, इतनी बातें जो थी वो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, और इस बात को आज बताना इसलिए भी जरूरी था ताकि कल जो भी चीज पढ़े आप उसका कम से कम जो क्रीम पॉइंट है उसको फिल्टर कर सकें, ताकि आगे की प्रक्रिया को आप समझ सकें। क्योंकि अब यहीं से क्या प्रक्रिया होगी, यहीं से कार्यपालिका ने न्यायपालिका की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, इसका मतलब संवैधानिक उल्लंघनों का प्रावधान प्रारंभ हो जाएगा। और अब ये जो प्रक्रिया है जो न्यायाधीश की नियुक्ति की, ये 4 केस आपको देखने मिलेंगे सामान्य शब्दों में, जिसे फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस एंड फोर्थ जजेस केस कहते हैं। और तब जाकर के फिर सुस्पष्ट हो पाया कि हमारे यहाँ वरिष्ठ न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी। हालांकि सेकंड जजेस केस के बाद ही ये निर्धारित हो गया था कि वरिष्ठता के आधार पर ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। थर्ड जजेस केस के बाद यह निर्धारित कर दिया गया कि कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। लेकिन 2015 में एक नया संविधान संशोधन हो जाता है, और जिसके तहत क्या होता है, फिर जो संसदीय प्रक्रिया है उसके तहत एक विधि का निर्माण कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई जाती है। और ये प्रावधान लाया जाता है कि इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से जो मतलब अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन फिर वो जब केस जाता है, चौथा केस जो मैं बता रहा हूं, जब वो न्यायालय में जाएगा तो उसके पश्चात क्या होता है, उसे रद्द कर दिया जाता है। तो ये फिलहाल अभी मैंने आपको चारों बता दिया कि आज हम लोग का विषय क्या है। अब एक एक करके हम लोग मैटर को देखते हैं। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या, जब यहाँ पर ये बात आ गई कि अब जो राष्ट्रपति हैं उस राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों का जो आप कह सकते हैं नियुक्ति किया जा रहा है, उसमें परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, तो फिर एक केस हो गया। इसे कहते हैं एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ। केस कब का है, 1982, और इसी को क्या कहते हैं, इसी केस को फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें विषय क्या था, इसमें विषय यही था कि राष्ट्रपति का न्यायाधीशों से
न्यायाधीशों से जो परामर्श लेने का प्रावधान है, इस परामर्श का अर्थ बाध्यता है या नहीं, ये विषय था। बात समझ आ रहा है? क्योंकि मूल संविधान में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे, और जब परामर्श करेंगे तो उसके पश्चात जब वो जज किसी को प्रमोट करेंगे, बताएंगे कि आप इनको जो है मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करिए, तो वो जो जिसको प्रमोट कर रहे हैं उसको राष्ट्रपति माने या ना माने, इसी को लेकर के क्या हो गया था, मैटर हो गया था। ठीक है, यही विषय था मूल। और इसमें जब कोई जजेस केस तो आया नहीं, अभी जो है वो सरकार ने अपना तर्क दिया है ना, तो उस पर कार्यपालिका हस्तक्षेप कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो तब निर्णय निकल करके आएगा जब जज अपना कोई केस देगा। तो अभी तो बात यही थी कि फिर मूल संविधान में जो लिखा गया है कि परामर्श का अर्थ बाध्यता है या स्वीकृति है, बाध्यता है या स्वीकृति है। ये बात समझ आ रहा है? ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर निष्कर्ष आया, रिजल्ट। और निष्कर्ष जो है ना वो सरकार के पक्ष में गया। अब अगर सरकार के पक्ष में गया तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि राष्ट्रपति का परामर्श लेने की जो परंपरा है या जो व्यवस्था है, इस परामर्श का अर्थ राष्ट्रपति की स्वीकृति है, न कि बाध्यता। इसका मतलब यहां पर निष्कर्ष से निकल के आया कि राष्ट्रपति जो न्यायाधीशों के साथ परामर्श कर रहे हैं, उस परामर्श का अर्थ, देखिए इसी शब्द का अर्थ निकाला जा रहा है, उस परामर्श का अर्थ क्या है, वो है कि राष्ट्रपति परामर्श जरूर करे लेकिन निर्णय जो है अपनी स्वीकृति से लेंगे। राष्ट्रपति परामर्श के पश्चात उनके निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं अगर राष्ट्रपति निर्णय स्वीकृति को ले रहे हैं तो इसका मतलब ये निष्कर्ष सरकार के पक्ष में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अब यहां पर क्या हुआ, इसका मतलब इंदिरा गांधी जी द्वारा जो लिया गया निर्णय था वो सही था। अब इसके बाद क्या हुआ, अभी भी यहां पर लोगों की सहमति नहीं बनी, तो पुनः क्या हुआ, एक जनहित याचिका दायर हो गई। ठीक, अब वो जो जनहित याचिका दायर हुई वो आपका सेकेंड जजेस केस है, तो इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। और ये केस कब का है, तो 1993 का है। ये जो केस हुआ इसमें क्या हुआ देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट लोग थे जो रिकॉर्ड में थे, रजिस्टर्ड वहां से थे, उन सभी के द्वारा क्या किया गया, एक जनहित याचिका दायर कर दी गई। और क्या बताया गया, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है इसलिए अब जो है तर्क दूसरा देना पड़ेगा। अब परामर्श नहीं मानना होगा, लेकिन परामर्श को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि परामर्श का अर्थ क्या है, स्वीकृति है, तो यहां पर तो उस बात को दोबारा नहीं कह सकते। तो अब यहां पर जो तर्क दिया गया तो विषय क्या बताया गया, अब यहां पर जो विषय था, मुद्दा था, किस लिए केस किया गया, यहां पर आधार बनाया गया आर्टिकल 50 को। और क्या कहा गया, बताया गया कि आर्टिकल 50 के अनुसार जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और यहां पर जो प्रक्रिया है उसमें राष्ट्रपति जो नियुक्ति कर रहे हैं, तो ये नियुक्ति कर रहे हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसका मतलब क्या है, ये जो कार्यपालिका है वो नियुक्ति में हस्तक्षेप कर रही है।
और चूंकि ये नियुक्ति का प्रावधान कहाँ का है, न्यायालय का है, इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है यानी कार्यपालिका जो है वो क्या कर रहा है, वो न्यायालय की नियुक्ति में हस्तक्षेप कर रहा है। और ये जो प्रावधान है ये क्या है, असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। क्योंकि संविधान ये कहता है, संविधान ये कहता है कि जो यहां पर क्या किया जाएगा, नियुक्ति किया जाएगा, उस नियुक्ति में क्या होगा, कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, संविधान ने आर्टिकल 50 के माध्यम से इस चीज को स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आए। तो पहला निर्णय क्या आया, पहला निर्णय आया CGI के संदर्भ में। और CGI के संदर्भ में यहां पर निर्णय क्या लिया गया, CGI के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो क्या होगी, वरिष्ठता के आधार पर होगी। ध्यान रखिएगा, यही केस क्या होगा आपका, यही केस अब आपका कहलाएगा सेकंड जजेस केस। इसीलिए भी जब मैं शुरू में आपको पढ़ा रहा था तो बताया ना कि वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कहां निर्धारित कर दिया गया, सेकंड जजेस केस में। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया, अब रही बात जहां पर अन्य न्यायाधीश की, अन्य न्यायाधीश की, तो यहां पर बताया गया कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या किया जाएगा, 3 सदस्यों की एक समिति हो जाएगी, 3 सदस्यों की एक समिति होगी। और इस 3 सदस्य में कौन होंगे, तो एक हो जाएंगे CGI और इसके अलावा कौन हो जाएंगे, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। और ये लोग जिसकी नियुक्ति का सलाह राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे, अन्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उन जजों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, इसका मतलब सेकंड जजेस केस जो आया था उसके तहत वरिष्ठता का जो आधार बना वो मुख्य न्यायाधीश के लिए बना और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक समिति के माध्यम से करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, और यहां से जो प्रक्रिया चली उसमें वरिष्ठता के क्रम पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सतत बनी रही, लेकिन पुनः क्या हुआ, इस पर लेकर के एक नया आप कह सकते हैं केस हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहां पर अब इसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ पे कई कमेटी बनी है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बनी है, तो यहाँ पर जो किया गया था इसके तवज्जो बहुत कम है। तवज्जो इसलिए कम है ना क्योंकि बस यहीं पर निर्णय में आया, उसका तुरंत क्या हो गया, ये समाप्त हो गया, ये प्रक्रिया आगे बढ़ी ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे था। चलिए आइए देखते हैं अब तीसरा केस कौन सा हो गया, तो तीसरा केस हो गया री अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब देखिए री अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, री का तात्पर्य होता है रेफरेंस, तो री अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब इसी केस को क्या कहा गया, इस केस को कहा गया थर्ड जजेस केस कहा गया। एक्चुअल में अब यहां पर ये जो री वर्ड आप देखे हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है, तो जब हम लोग राष्ट्रपति की न्यायपालिका संबंधित शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने क्या बताया था कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनके पास आर्टिकल 143 के तहत एक शक्ति है कि यदि ये चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, किसी भी कानूनी विषय पर अपनी सलाह मांग सकते हैं। वहां यह भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज उनको सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और यह भी बताया था अगर वो सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब आप सोचिए कि यहां पर राष्ट्रपति को आखिर पुनः सुप्रीम कोर्ट से मांगने की जरूरत क्या पड़ी इस पर सलाह। सेकंड जजेस केस में तो निर्धारण हो गया था ना, इसलिए कि अभी भी यहां पर क्या है, लोगों को अपनी शक्ति को उपयोग में लाने का एक जो प्रयास है वो जारी है। फर्स्ट जजेस केस शक्ति किसके पास चली गई जजों की नियुक्ति की,
यानी सरकार के पास गई कि नहीं गई? सेकंड जजेस केस किसके पास चली गई? न्यायपालिका के पास गई कि नहीं गई? तो प्रेसिडेंट अगर कोई काम कर रहा है तो प्रेसिडेंट अप्रत्यक्ष रूप से किसकी भूमिका अदा कर रहे हैं? सरकार की कर रहे नहीं कर रहे हैं? सरकार ने पुनः एक बार प्रयास किया कि लाओ ट्राई मार ही लेते हैं, हो सकता है कुछ काम बन जाए, तो इसीलिए क्या हो रहा है, अब ये तीसरा जजेस केस हो गया। और ये केस कब का था? ये था 1998 में। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर जो है देखिए, मैंने बताया ना सेकंड जजेस केस के बाद ही जो है ये प्रावधान तो आ गया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होगी वो कहां से होगी? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वो वरिष्ठता के आधार पर होगी। अब जो सारी समस्या बच रही थी वो किसको लेकर बच रही थी? अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर हो रही थी। ठीक है, तो अब यहां पर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या किया गया? एक कॉलेजियम प्रणाली की बात आई। जब वहां पर सलाह मांगे तो वहां से एक सलाह मिला कि एक कॉलेजियम प्रणाली की बात हो गई। कॉलेजियम प्रणाली, ठीक है, इसी को आप क्या कहते हैं? कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। और बताया गया कि जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए, और वो समिति क्या होगी? वो समिति कहलाएगी कॉलेजियम समिति या कॉलेजियम प्रणाली, इसी को कह दिया गया। और बताया गया कि इसमें जो है इसमें 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। इस 5 सदस्य में एक जो है वो कौन हो जाए? मुख्य न्यायाधीश हो जाए, और जो 4 हों वो कौन हो जाएंगे? वरिष्ठतम न्यायाधीश। कहां के? सुप्रीम कोर्ट के। तो ओवरऑल अगर हम सरल शब्दों में कहें तो क्या कॉलेजियम प्रणाली में पूरे 5 वरिष्ठतम सदस्यों की बात हो रही कि नहीं हो रही? क्योंकि भाई मुख्य न्यायाधीश तो सबसे वरिष्ठ होगा और क्रम से 4 न्यायाधीश द्वारा उसके बाद ही होंगे, तो 5 क्या हो गए? वरिष्ठतम हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट से देखिए सलाह मांगे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है भाई हम सलाह देते रहे हैं आपको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सलाह दिया तो सलाह अपने फेवर में दिया कि नहीं दिया? यहां पर जो समिति भी बना रहा है, आप ध्यान रखिए, उसमें सभी के सभी सदस्य कहां से लाके रख रहा है? इसका मतलब नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से कार्यपालिका या आप कह सकते हैं सरकार, क्योंकि विधायिका भी विधि बनाएगी अभी, तो सरकार हस्तक्षेप करे, तो शक्ति पुनः अपने पास सुरक्षित रखे। क्योंकि राष्ट्रपति ने सलाह मांगा, अब बाध्य है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना तुम एकदम बेकार बात कर रहे हो, तुम्हारी बात एकदम फालतू बकवास है, इसको तो मानेंगे नहीं। भाई आप एक भारत के सर्वोच्च जो है संस्थान से, न्यायालय से जो है आप किसी की सलाह मांग रहे हैं, तो आप उसको नकार भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि अंततः उसी का निर्णय सब चलने वाला है। तो यहां पर क्या हुआ? थर्ड जजेस केस में तब भी मान लिया गया कि ठीक है, अब क्या होगा? अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो किससे होगी? कॉलेजियम प्रणाली से होगी। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया ना, जब फर्स्ट डे की क्लास होती है तो मैंने कहा खिचड़ी तो बहुत है, लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके आधार पे होती है? वरिष्ठता के आधार पर। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें चाहे हाई कोर्ट की बात करें, किस पे होती है? कॉलेजियम प्रणाली पर। लेकिन इस कॉलेजियम प्रणाली में एक प्रावधान और जोड़ दिया गया, जरा उसको देखिए। 5 सदस्य तो होंगे, लेकिन यहां पर जो प्रावधान होगा उसमें सम्यक प्रक्रिया होगी, सम्यक प्रक्रिया होगी। अब देखिए सम्यक प्रक्रिया का प्रावधान क्या था? इसमें कहा गया कि अब ये जो कॉलेजियम प्रणाली के सदस्य होंगे, ये जिस न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उसको क्या करेंगे? उसको मतलब सलाह के रूप में राष्ट्रपति को बताएंगे कि मतलब ऐसे समझिए कि यहां पर सम्यक प्रक्रिया की प्रणाली में क्या निकल के आया कि यहां पर 5 सदस्य हैं, और इस 5 सदस्य के लोग जिस न्यायाधीश को नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के पास नामित करेंगे, जिनका जिनका नाम बताएंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे? उनको क्या कर सकते हैं? नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सम्यक प्रक्रिया क्या है? इसमें 3 सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य है, और इन 3 सदस्यों में सीजीआई होना जरूरी है। इसका मतलब मान लेते हैं कि यदि 3 सदस्य
4 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने क्या कह दिया, किसी एक के नाम का जो है वो पक्ष ले लिया, लेकिन उस नाम के पक्ष से जो है वो सीजीआई सहमत नहीं है, और इनके अलावा एक और हो जाएंगे, 5 लोग हो गए। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जिसको नियुक्ति के लिए भेजा जा रहा है, जिसका नाम भेजा जा रहा है, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब नियुक्ति उसी की होगी जिस पर क्या होगा, सम्यक प्रक्रिया का प्रावधान होगा। और सम्यक प्रक्रिया क्या कहता है, एक तो बहुमत होना चाहिए और दूसरा उस बहुमत में जो है मुख्य न्यायाधीश की जो स्वीकृति है वो अनिवार्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि मूल संविधान में कहा गया है, क्या कहा गया है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को क्या करना है, मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श लेना है। तो जब तक मुख्य न्यायाधीश की सहमति नहीं बन रही है तब तक अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कॉलेजियम प्रणाली की सारी प्रक्रिया लिखित होगी, सम्यक प्रक्रिया लिखित होगी, और सम्यक प्रक्रिया में क्या होगा, बहुमत आधार बनेगा, लेकिन बहुमत में मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति अनिवार्य है। और अब ये जिस न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नामांकित करेंगे, नाम बताएंगे, उसी को क्या होगा, राष्ट्रपति नियुक्त कर लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या समस्या हो गई भाई, सब कुछ तो ठीक था, आगे समस्या ये हो गई कि अभी भी सरकार की मन मान नहीं रहा था, अभी भी लगा कुछ और प्रयास कर लेना चाहिए। और फिर क्या हुआ, फिर 99वां संविधान संशोधन हो गया। 99वां संविधान संशोधन, और इस 99वें संविधान संशोधन में कब हुआ, 2015। अब हुआ क्या, संसद ने विधि द्वारा एक कानून बना दिया। क्या बनाया, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। इसका मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से क्या होगा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। ये संविधान संशोधन करके कर दिया। अब देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं, इसकी भूमिका देखते हैं। आप जानते हैं कि जब सरकार की बात करते हैं तो सरकार में क्या है, एक तो कार्यपालिका है और दूसरा क्या है, विधायिका है। और आप जानते हैं कि दोनों का क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, किसके प्रति, सरकार के अच्छे कार्यों को करने के लिए। और कार्यपालिका को शक्ति कहां से मिलती है, विधायिका से मिलती है, क्योंकि विधायिका अगर मजबूत कानून बना देगा तो कार्यपालिका क्या करेगी, उस कानून का अनुसरण करके अपना कार्य कर लेगी। और यहाँ पर यही काम तो हुआ कि सरकार ने क्या किया, विधायिका के माध्यम से कानून बनाया, और कानून बना करके क्या है, चूंकि ये जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी बन रही थी, अभी आप इसमें देखेंगे तो सदस्यों की संख्या में आपको दिखाई देगा कि पुनः क्या हो रहा है, पुनः कार्यपालिका अपने भी एक सदस्य यहाँ पर लाने के प्रयास में लग गई। ठीक है, इस वजह सरकार, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, पुनः एक बार प्रयास ये हुआ कि सरकार यानी कार्यपालिका ने न्यायिक जो नियुक्ति का प्रावधान है उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी क्या थी, इसमें क्या कहा गया, इसमें बताया गया कि 6 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य। इस 6 सदस्य में कौन होंगे, एक होंगे मुख्य न्यायाधीश, एक सीजीआई लिख लेते हैं, एक हो जाएंगे सीजीआई, 2 हो जाएंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश, इसके अलावा 2 हो जाएंगे ख्याति लब्ध कोई, और एक हो जाएंगे विधि मंत्री, कानून मंत्री। कार्यपालिका ने अपने सदस्य का प्रवेश कराने का प्रयास किया कि नहीं किया, 2 ख्याति लब्ध बाहर से आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, 3 सदस्य पे कहीं ना कहीं वो अपना नियंत्रण बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल देखिए यहां पर समस्या क्या है, समस्या ये है कि भाई जो सीजीआई है उनका पद फिक्स है, इसलिए चलो ठीक है, इनकी बात तो मतलब सीजीआई कहां से आएंगे ये तो पूछने का विषय नहीं है ना, सीजीआई तो होंगे ही, तो वो आ जाएंगे। 2 वरिष्ठतम
इसका भी प्रश्न नहीं बनता कि ये कहां से आएंगे। उसका कारण ये है कि भाई जो इनके बाद 2 वरिष्ठ होंगे वो भी आ जाएंगे। भाई कानून मंत्री के पद पर कोई ना कोई होगा तो इनके भी सवाल नहीं उठते, ये कहां से आएंगे। सवाल ये उठता है ये ख्याति लब्ध 2 प्रख्यात व्यक्ति आएंगे कहां से, इसको उठा के रखा जाएगा। तो इन 2 ख्याति लब्ध व्यक्तियों की इस समिति में नियुक्ति के लिए अब यहां पर क्या किया गया, प्रावधान किया गया कि एक और 3 सदस्यीय समिति बनेगी। 3 सदस्यीय समिति बनेगी और इस 3 सदस्यीय समिति में कौन होगा, एक हो जाएंगे CGI मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, दूसरे कौन हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे प्रधानमंत्री साहब हो जाएंगे, और तीसरे कौन हो जाएंगे, थोड़ा सा पारदर्शिता रखने का प्रयास किया गया और कहा गया तीसरे हो जाएंगे विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता। ठीक है। अब ये जो 3 सदस्यीय समिति बन रही है इसके माध्यम से 2 ख्याति लब्ध जो व्यक्ति होंगे उनका चुनाव किया जाएगा। अब क्या हुआ बात आगे, अब बात आगे ये निकल के आई कि इसके अलावा ये जो 2 ख्याति लब्ध व्यक्ति होंगे, इन 2 ख्याति लब्ध व्यक्तियों में एक जो है वो SC ST OBC या महिला होगी। इसका मतलब यहां पर भी क्या हो गया, एक तरह से आरक्षण का प्रावधान है। उसमें खिचड़ी पक रही होगी, मैं समझ सकता हूं ना, क्योंकि ज्यादा मैटर हो रहा है और सब एक दूसरे से लिंक करते हुए क्या हो रहा है, वो मतलब कंफ्यूज कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कूल माइंड से केवल सुनिए और समझिए, अभी आप याद नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, उतना दिमाग में रखिएगा, फिर नोट जब पढ़ेंगे तो एक बार 2 बार देख लीजिएगा। प्रक्रिया बड़ी आसान है, बस आपको दिमाग में बैठाना है कि किस केस से क्या निष्कर्ष निकला है, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हुआ क्या, अब ये कानून बन गया। अगर कानून बन गया तो फिर क्या हो गया, पुनः इस कानून को लेकर के एक जनहित याचिका दायर हो गई, और किसके द्वारा हो गई, वही सुप्रीम कोर्ट में बैठे वकीलों के द्वारा। तो क्या हो गया, अब हो गया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। केस कब हो गया, 2015। ठीक है, 2015 में कानून बना, तुरंत ही केस हो गया। और इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं 4th जजेस केस। और जब इसमें याचिका दायर की गई तो पुनः वही बात निकल करके आई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्यपालिका का जो है वो न्यायपालिका के प्रावधानों में हस्तक्षेप हो रहा है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे ये जो कानून था इसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो ये जो 99वां संविधान संशोधन आपका हुआ था इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, अर्थात अमान्य कर दिया गया। और व्यवस्था क्या निकल के आई, व्यवस्था निकल के आई कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, कॉलेजियम प्रणाली से होगी। ठीक है, बस में अब यहाँ पे देखिए आपको ध्यान क्या क्या रखना है। देखिए घटनाक्रम के रूप में तो आप बहुत सी चीजें देख रहे हैं, लेकिन जब आपके सवाल बनेंगे तो वर्तमान की पृष्ठभूमि पड़ेगा कि वर्तमान में क्या स्थिति है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जो CGI है, CGI इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो वरिष्ठता के आधार पर होती है, वरिष्ठता के आधार पर होती है। और जो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कैसे होगी, तो इनकी नियुक्ति होगी कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर। और ये कॉलेजियम प्रणाली क्या है, तो कॉलेजियम प्रणाली 5 सदस्यों की एक समिति है। ठीक है, और इस 5 सदस्य में कौन है, तो पांचों मुख्य न्याय, मतलब पांचों जो हैं वो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसका मतलब क्या हो गया, मुख्य न्यायाधीश 1 कर लीजिए और 4 उसमें क्या कर लीजिए, अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश कर लीजिए। 5 के सदस्य हो गए।
ठीक है। अगर निष्कर्ष के रूप में एक बात और कहें कि कॉलेजियम प्रणाली का जन्म कहां पर हुआ, तो कॉलेजियम प्रणाली कब निकल करके आया, री अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो केस हो गया था 1998, यानी थर्ड जजेस केस में कॉलेजियम शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। कॉलेजियम में व्यवस्था क्या है, तो कॉलेजियम में व्यवस्था है सम्यक प्रक्रिया की, और इस सम्यक प्रक्रिया में क्या है कि जो निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पर होगा, लेकिन इस बहुमत में CGI की स्वीकृति अनिवार्य है। और अब ये जिसके नाम का राष्ट्रपति के सामने नियुक्ति का प्रावधान रखेंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनको नियुक्त करेंगे, ठीक है। सुना, यानी जिसको ये लोग मिल करके राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए सलाह देंगे, ये सलाह यहां पर निष्कर्ष के रूप में आया बाध्यकारी है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेंगे, ठीक है। क्लियर होती चीज, आइए देख लीजिए यहां पर, ये तो निष्कर्ष रूप में इतना ध्यान रखना, लेकिन फिर भी पूरे मैटर को अगर आप देखें तो देखिए आपने पहला क्या देखा, पहला देखा फर्स्ट जजेस केस। ये फर्स्ट जजेस केस क्या था, SP गुप्ता, SP गुप्ता, और भारत संघ के साथ तो सभी हो रहे हैं। कब का ये केस है, ये केस है 1982। फिर दूसरा आपने क्या देखा, सेकेंड जजेस केस। अब ये क्या हो रहा था, तो ये आर्टिकल 50 को आधार बनाकर किया गया था, ठीक, कि कार्यपालिका क्या कर रहा है, कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए ये मतलब केस किया किसने, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कर दिया था। तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कोर्ट्स एडवोकेट्स शब्द का प्रयोग था, सुप्रीम कोर्ट्स एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। ये केस कब हुआ था, ये केस हो गया था 1993 में। इसके अलावा जो फोर्थ जजेस केस हुआ, फोर्थ जजेस केस कब हो रहा है, 2015 में, और इस केस का जो नाम था वो भी क्या था, यही था, सुप्रीम कोर्ट्स एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। तो दो नाम तो आपको ऐसे ही याद हो गए। और बीच में जो तीसरा था, अब वो क्या हुआ था, राष्ट्रपति ने क्या मांगा था, रेफरेंस मांगा था, इसलिए री लगा करके इसको, जब भी कभी किसी केस के नाम के आगे आप री सुनेंगे, इसका आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट से जो कानूनी सलाह मांगा था उसको भी एक केस के रूप में माना जाता है, ठीक है, और वहां से निर्णय जो होता है वो निर्णायक माना जाता है। तो री अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, री का तात्पर्य रेफरेंस से है, ठीक है। अब ये केस कब हो गया था, 1998, ठीक है। केस का नाम याद रखिए, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। यहां पर पहले केस में निर्णय क्या लिया गया, परामर्श शब्द को मुख्य विषय माना गया था और निर्णय लिया गया परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, स्वीकृति है, यानी शक्ति सरकार के पास गई। दूसरे में क्या कहा गया, वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यों की समिति का प्रावधान बताया गया। जो तीनों सदस्य कहां से होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से क्या किया, आर्टिकल 143 के तहत सलाह मांग लिया, और वहां पर फिर क्या हो गया, थर्ड जजेस केस में कॉलेजियम प्रणाली निकल करके आई। और फिर उसके बाद क्या हो गया, एक 99वां संविधान संशोधन करके 2015 में कानून बना दिया गया था, और फिर उस कानून के खिलाफ एक और केस हो गया, तो वो कौन सा हो गया, फोर्थ जजेस केस हो गया था, और इसके तहत 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया। और वर्तमान में स्थिति क्या है, अभी बताए हैं आपको, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आइए अब इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ पर अभी नियुक्ति का प्रावधान देख रहे हैं, उसी तरह से जो मुख्य न्यायाधीश है उनको हटाने का भी प्रक्रिया थोड़ा सा क्या है, वो जटिल है ना, तो उसमें समितियां बनती हैं, फिर कार्रवाई कैसे चलती है, तो आज ही हौच पौच नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 आपने पढ़ लिया,
आर्टिकल 124 क्लॉज 2 आपने पढ़ लिया, जिसकी सारी प्रक्रियाएं थी। और अब हम लोग देखने चल रहे हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 3। इसके बाद क्लॉज 4 और क्लॉज 5 जो है 24 में ही न्यायाधीश के पदमुक्ति से संबंधित है, तो उसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, इसको आज देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें है योग्यता, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनकी योग्यता क्या होगी। तो इनकी योग्यता क्या होगी, पीछे भी चर्चा किए थे हम लोग, जब मैंने आपको महान्यायवादी के बारे में बताया था तो वहां पर इनकी योग्यता के बारे में भी चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। क्या बताया था आपको, क्योंकि महान्यायवादी के लिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की उनके पास अर्हता यानी योग्यता होनी चाहिए। तो जो योग्यता वहां पे देखे तो वही योग्यता तो इनके पास आएगी। तो क्या था कि अगर हम कहें तो हाई कोर्ट में वो 5 वर्ष तक जज रहे हों, और वो भी कैसे, लगातार। ये ध्यान रखिएगा, ये जो 5 वर्ष तक जज रहे हो वो चाहे एक हाई कोर्ट में हो या एक से अधिक, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका पूरा 5 साल का कार्यकाल कहीं एक ही हाई कोर्ट में हो, आपका तबादला भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है। तो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में प्रावधान यहां पर रखा गया है। ठीक है, और इसी तरह से भाई जज भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं जो हाई कोर्ट के होंगे, और वकील भी बन सकते हैं। तो हाई कोर्ट के जो वकील होंगे वो वकील के पास 10 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और 10 वर्ष का लगातार, ये भी ध्यान रखिएगा, चाहे एक हाई कोर्ट में और चाहे एक से ज्यादा हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए, उनको वकालत का अनुभव होना चाहिए, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। और तीसरा मैंने बताया था कि या तो राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि किसी के ऊपर बनी जाए, तो क्या कहे थे हम लोग कि राष्ट्रपति की निगाह में वो क्या हो, एक महान विधिवेत्ता हो ना, तो ऐसी स्थिति में उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर अपनी चीज। चलिए, तो देखिए यहां पर आर्टिकल 124 क्लॉज 1 कर लिए हम लोग, जहां पर गठन और संरचना था। 124 क्लॉज 2 कर लिए, जहां पर नियुक्ति की जटिल प्रक्रिया आपने देखा। 124 क्लॉज 3 आपने कर लिया, जहां पर योग्यता देखी है। और कल हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे 4 और 5, क्लॉज 4 और क्लॉज 5। ठीक है, एनी डाउट, तो पूछना किसी को? हाँ बताइए। हाँ, एक और भी लोगों को रहने दीजिए। जैसे एक मान लेते हैं कैटेगरी कर दिया गया है, तो कैटेगरी मतलब एक SC ST OBC या महिला में से कोई भी हो सकता है, और एक किसी को भी लीजिए, उसकी कोई बाध्यता नहीं है। एक SC ST OBC या महिला में से होना अनिवार्य है, लेना ही पड़ेगा, और एक बाकी आप किसी को भी रख लीजिए। ठीक है, और कुछ? चलिए, तो फिलहाल इसको यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, इसका 5 मिनट स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री वाला। ओके।